नमस्कार दोस्तों, देश में किसान एक बार फिर से सड़कों पर आ गए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए और इस बारी उनकी सबसे बड़ी डिमांड है एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की लीगलाइजेशन। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी फॉर ऑल क्रॉप्स। बहुत से न्यूज एंकर्स और यूट्यूबर्स का दावा है कि अगर सरकार ने डिमांड पूरी कर दी तो देश की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी, देश को 10 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्चा उठाना पड़ेगा। आखिर क्या सच्चाई है इसके पीछे की? क्या किसानों की डिमांड सही है या गलत? आइए समझते हैं फार्मिंग इंडस्ट्री की असलियत आज के इस वीडियो में। MRP यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ये वो दाम है जिससे ज्यादा में चीजें नहीं बेची जा सकती मार्केट में। MRP एग्जिस्ट करता है ताकि देश की आम जनता को, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, कोई भी कंपनी या दुकानदार हमें एक्सप्लॉइट ना करे। MRP नहीं होता तो आप इमेजिन कर सकते हो दोस्तों किस तरीके से लोगों को लूटा जाता है। आप रेगिस्तान में हो, पानी की कमी हो रही है, ये लो पानी की बोतल 2000 रुपए की। आपके शहर में कुकिंग ऑयल की कमी हो रही है, ये लो 1000 रुपए पर लीटर का कुकिंग ऑयल खरीदो। अब MRP के ही कॉन्ट्रास्ट में इसकी उल्टी चीज है MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि कम से कम किसानों को इतना दाम तो दिया ही जाएगा उनकी फसलों का। सेम रीजन है ताकि कंपनीज और मिडलमैन उन्हें एक्सप्लॉइट ना कर सके। अगर खरीदने वालों ने एक माफिया बना रखा है तो किसान 2 रुपए पर किलो प्याज और 50 पैसे पर किलो गार्लिक बेचने पर मजबूर ना हो। कम से कम उसे एक मिनिमम प्राइस की तो गारंटी दी जाए। MRP की तरह MSP भी बड़ी लॉजिकल सी चीज है, इसलिए ज्यादातर पॉलिटिशियंस हमेशा इसके फेवर में ही खड़े हुए हैं। जैसे कि बीजेपी लीडर नरेंद्र मोदी 2014 से पहले, सुनिए उन्होंने क्या कहा था। मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर किसान के लिए वो सरदर्द बना हुआ है और सरकार के लिए वो मनमंसूबी करने का एक बहुत बड़ा तरीका बन गया। एक राज्य में गेहूं का मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक होगा, बगल के राज्य में दूसरा होगा। एक जगह पर चावल का एक रेट होगा, दूसरी जगह दूसरा रेट होगा, लेकिन सब जगह खरीदने वाली भारत सरकार। लेकिन किसान को सही दाम नहीं मिलते। क्यों? दाम तय करने की नीति निर्धारित नहीं होती। वाह, कितने बढ़िया तरीके से नरेंद्र मोदी ने इस प्रॉब्लम को समझाया, तालियां हो जाए इनके लिए। लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं, सॉल्यूशन भी बताते हैं ये, आगे सुनिए। और इसलिए भाइयों बहनों, हमने हमारे घोषणा पत्र में कहा है कि अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसके लिए एक नियम तय होंगे, उसके पैरामीटर तय होंगे, उसके आधार पर तय होगा। और इसलिए हमने कहा है किसान का जो इनपुट कॉस्ट आता है, पानी का खर्चा, मजदूरी का खर्चा, बिजली का खर्चा, बीज का खर्चा, खाद का खर्चा, दवाई का खर्चा, जितना भी उसकी लागत लगती है, उस लागत के ऊपर उसका 50% प्रॉफिट लिया जाएगा और उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस से खरीदा जाएगा। भारत में MSP को इशू किया जाता है CACP के द्वारा, यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड प्राइजेस। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड एजेंसी है जिसे 1965 में एस्टेब्लिश किया गया था और आज के दिन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर ये फंक्शन करती है। लेकिन सवाल ये कि MSP की कॉस्ट कैसे डिसाइड करी जाए, MSP कितनी होनी चाहिए आखिर? साल 2002 में एक कमेटी बनाई गई थी, हाई लेवल कमेटी ऑन लॉन्ग टर्म ग्रेन पॉलिसी, जिसे हेड किया जा रहा था इकोनॉमिस्ट अभिजीत सेन के द्वारा। इस कमेटी ने कहा कि MSP होनी चाहिए C2 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पर। अब इसका क्या मतलब है? यहाँ पर C2 समझने के लिए हमें A2 और FL कॉस्ट को भी समझना पड़ेगा। पहले आती है A2 कॉस्ट। ये वो कॉस्ट है जो किसानों को पे करनी पड़ती है डायरेक्ट एक्सपेंसेस के तौर पर। किसान जो सीड्स खरीदते हैं, फर्टिलाइजर्स खरीदते हैं, पेस्टिसाइड्स खरीदते हैं, लेबर को हायर करते हैं अपनी फील्ड में काम करने के लिए, फ्यूल का खर्चा जो आता है, ये सब A2 कॉस्ट है। इसके बाद आती है FL कॉस्ट। FL का फुल फॉर्म है फैमिली लेबर। ये वो कॉस्ट है जो एक एस्टिमेटेड वैल्यू है अनपेड फैमिली लेबर का। मतलब एक किसान जब अपने खेत में काम करता है, अक्सर उसके परिवार के लोग भी उसकी मदद करते हैं खेती करने में, और क्योंकि उसके परिवार के लोग अपना समय लगाकर उसके काम में हाथ बटा रहे हैं तो उनकी लेबर की भी तो कॉस्ट होगी। वो अपने समय में ये करने की जगह कोई और नौकरी भी कर सकते थे, नौकरी की उस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने मिस किया। इस चीज को इकोनॉमिक्स में अक्सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। तो ये है A2 और FL कॉस्ट। CACP आज के दिन MSP डिसाइड करने के लिए A2 प्लस FL कॉस्ट को लेता है और उसका 1.5 टाइम्स कर देता है। इस तरीके से आज के दिन MSP डिसाइड करी जाती है। लेकिन अभिजीत सेन की कमेटी ने कहा था कि हमें C2 कॉस्ट को कंसिडर करना चाहिए। C2 का फुल फॉर्म कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट। C2 कॉस्ट में हम ना सिर्फ A2 और FL कॉस्ट को लेंगे बल्कि हम ओन्ड कैपिटल और रेंटल वैल्यू ऑफ लैंड की कॉस्ट को भी कंसिडर करेंगे। इसे एक एग्जाम्पल से बेहतर समझ सकते हो, जैसे कि एक फोटोग्राफर जिसका अपना खुद का फोटो स्टूडियो है। अपना काम करने के लिए उसे ना सिर्फ खर्चा उठाना पड़ता है फोटोज खींचने का, फोटोज प्रिंट कराने का, बल्कि कैमरा खरीदने का भी, स्टूडियो का रेंट पे करने का भी।
फोटोग्राफर के स्टूडियो की तरह एक किसान की जमीन की भी अपनी रेंटल वैल्यू होती है। अगर वो उसकी खुद की जमीन है तो वो एक कैपिटल है, और अगर वो उसकी खुद की जमीन नहीं है तो वो उस पर रेंट पे करता है। इसके अलावा एक फोटोग्राफर के कैमरे, स्टूडियो लाइट्स की तरह एक किसान को भी ट्रैक्टर खरीदना होता है, कल्टीवेटर खरीदना होता है। और किसान एक ट्रैक्टर को सिर्फ मजे मजे के लिए तो खरीद नहीं रहा है, खेती करने के लिए ही खरीदा जा रहा है ट्रैक्टर को, तो उस कॉस्ट को भी अकाउंट में लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा। इन्हीं सब चीजों को ओन्ड कैपिटल एसेट्स कहा जाता है। और अभिजीत सेन की कमीशन रिपोर्ट ने यही कहा कि C2 कॉस्ट में हम A2 कॉस्ट, FL कॉस्ट और इस एक्स्ट्रा कॉस्ट को भी इंक्लूड करें और फिर MSP का नया बेसिस बनाएं। इसके बाद दोस्तों एक स्वामीनाथन रिपोर्ट आती है। साल 2004 में MS स्वामीनाथन नाम के एक इंसान नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स को हेड कर रहे थे। शायद आपने इनका नाम ऑलरेडी सुना हो, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के ये वन ऑफ द आर्किटेक्ट्स थे। 2004 से लेकर 2006 के बीच में स्वामीनाथन कमीशन 5 रिपोर्ट्स रिलीज करता है। टोटल में ऑलमोस्ट 2000 पेजेस की ये सारी रिपोर्ट्स थी। इसमें 5वीं रिपोर्ट के 246 पेज पर लिखा गया है MSP शुड बी एटलीस्ट 50% मोर देन द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कुछ लोग कंफ्यूजन जाहिर करते हैं कि स्वामीनाथन कमीशन एक्चुअली में C2 कॉस्ट की बात कर रहे थे या A2 प्लस FL कॉस्ट की बात कर रहे थे, लेकिन अगर हम पूरी रिपोर्ट को देखेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। पेज 74 से लेकर 84 के बीच में डिटेल्ड डिस्कशन किया गया है कि कैसे ज्यादातर स्टेट्स में MSP C2 कॉस्ट को रिकवर नहीं कर पा रहा है, और अगर ये C2 कॉस्ट रिकवर हुई ही नहीं तो उन फसलों की किसान खेती करना ही छोड़ देंगे लॉन्ग टर्म में। ये 278 पेज की रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की वेबसाइट पर मौजूद है। अगर आप देखना चाहें, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इकोनॉमिक्स प्रोफेसर R रामाकुमार बताते हैं कि MS स्वामीनाथन ने जब इस रिपोर्ट को यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर के सामने पेश किया था तो उस प्रेजेंटेशन की 22nd स्लाइड पर क्लियरली मेंशन किया गया था कि MSP की कैलकुलेशन करी जाएगी C2 कॉस्ट प्लस 50% के साथ। 28 सितंबर 2017 को तो MS स्वामीनाथन ने यह भी ट्वीट किया कि MSP कम से कम C2 प्लस 50% होनी चाहिए विद प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट भी इंक्लूडेड। तो ये एक स्टेप और आगे चले गए, पोस्ट हार्वेस्ट कॉस्ट की भी बात करने लगे। जब किसान अपनी फसलों को स्टोर करेंगे, उस स्टोरेज की भी कॉस्ट आएगी, उसको भी हमें अकाउंट में लेना चाहिए। ये चीज सिर्फ इस ट्वीट में ही नहीं बल्कि स्वामीनाथन कमीशन की दूसरी रिपोर्ट में भी मेंशन की गई थी। 412 पेज नंबर पर लिखा गया था कि CACP शुड लुक इनटू द एस्पेक्ट्स ऑफ रिस्क फैक्टर, मार्केटिंग एंड पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस। सुनकर लगेगा कि यार ये कितना पैसा देना चाहते हैं किसानों को, हमारी तो देश की इकोनॉमी ही क्रैश हो जाएगी अगर इतना सारा पैसा हम किसानों को देने लग गए। लेकिन जरा सोचकर देखो, कोई भी और बिजनेस जो देश में किया जा रहा है वो इस तरीके से काम नहीं करता क्या? किसी भी बिजनेस को करने में जो सारी कॉस्ट आती है उन सबको अकाउंट में लिया जाता है। ज्यादातर कंपनीज तो अपनी ऑफिस की गाड़ियों को, अपने ट्रैवल को, अपने टीवी को, ट्रॉली बैग्स को, ब्लेजर्स को, नेटवर्किंग को, चाय समोसा को, पिज्जा को, सबको कंपनी के एक्सपेंसेस में डाल देती हैं। तो किसानों के लिए 4 कॉस्ट अकाउंट में रखना क्या गलत है? जो इनपुट कॉस्ट है, सीड, फर्टिलाइजर्स, पानी की, उनके फैमिली लेबर की जो कॉस्ट है, उनके कैपिटल एसेट्स की जो कॉस्ट है, और फाइनली जो मार्केटिंग और पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस आते हैं। स्वामीनाथन रिपोर्ट ने 2 और चीजें कही जो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। पहला तो ये कि MSP को ना सिर्फ सरकार के ऊपर अप्लाई करना चाहिए बल्कि प्राइवेट ट्रेडर्स पर भी। जो भी किसान से खरीद रहा है वो MSP पे तो कम से कम खरीदे। और दूसरा, MSP को सिर्फ एक बॉटम लाइन की तरह कंसिडर किया जाए कि इससे नीचे दाम पर कोई नहीं खरीद सकता, लेकिन सरकार जब खरीदे तो सरकार उसी दाम पर खरीदे जिस दाम पर प्राइवेट ट्रेडर्स खरीदते हैं। अगर मार्केट का प्राइस बढ़ता है तो सरकार को भी ज्यादा पे करना चाहिए। इस रिपोर्ट ने तो ये तक कहा था कि किसानों का जो इनकम है वो सिविल सर्वेंट्स के कंपेरेबल होना चाहिए। इमेजिन करके देखो। लेकिन छोड़ो, इतनी दूर की क्या बात करनी, हम सिर्फ C2 प्लस 50% कॉस्ट को लेकर चलते हैं। अब सवाल ये कि कौन किसानों के साथ खड़ा होए उनको ये सही दाम देने के लिए। मैं किसानों से ये सरकारों के दमन से मुक्ति दिलाना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी, उन्होंने ना सिर्फ किसानों और MSP की ये बात करी थी बल्कि उन्होंने तो संकल्प भी ले डाला। भारत की आर्थिक स्थिति सुधारनी है तो भारत के किसान की स्थिति सुधारनी पड़ेगी, और उसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आज आपका आशीर्वाद मांगने आई है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। क्या बेहतरीन तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी है। मतलब पहले 2 मिनट में प्रॉब्लम समझाई, फिर अपना सॉल्यूशन भी दे दिया, और आगे जो बोलते हैं ये उसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। लाल बहादुर शास्त्री कहते थे, जय जवान जय किसान।
इन्होंने कहा, युद्ध के मैदान में जितने जवान मरे हैं उससे ज्यादा मेरे किसानों ने आत्महत्या की है, बेमौत मरना पड़ा है। और इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, अगर भारत का जीवन बदलना है तो भारत के गांव का जीवन बदलना होगा। भारत का जीवन बदलना है तो भारत के गांव का जीवन बदलना पड़ेगा। सच बताऊं दोस्तों, मेरे लिए ज्यादा कुछ बोलने को बचा ही नहीं है। इतने बढ़िया तरीके से नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी है। लेकिन इस वीडियो के बाद क्या हुआ? जनता ने अपना आशीर्वाद तो दे दिया। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। 2 साल बाद उन्होंने एक और बहुत बड़ा वादा किया कि 2022 में जब भारत अपना 75th इंडिपेंडेंस डे मनाएगा तब किसानों की इनकम डबल हो जाएगी। अब कुछ लोग कहेंगे, भाई कोविड आ गया इसलिए मोदी जी ऐसा नहीं कर पाए, उन्होंने अपनी मेहनत तो पूरी करी। अरे कोविड के 2 साल निकाल भी दो, 2022 नहीं तो 2024 तक तो डबल हो जानी चाहिए थी। किसानों की इनकम डबल करने की जगह, किसानों को MSP at C2 plus 50% देने की जगह मोदी सरकार ने उल्टा क्या किया? 3 काले कानून पास किए, द 3 फार्म लॉज। इस पर मैंने पहले भी वीडियोस बनाए थे जब ये कानून पास हुए थे। एक वीडियो में तो ये भी आपको दिखाया था कि कितने अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से इन्होंने बिल पास किया पार्लियामेंट में। लेकिन दूसरी दिक्कत ये थी कि ये बिल्स एक्चुअली में कॉर्पोरेट्स को कितना फेवर कर रहे थे किसानों के ऊपर। ऐसा नहीं है कि उन कानूनों के आने से पहले किसान कॉर्पोरेट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं कर सकते थे, ऑब्वियसली कर सकते थे। लेकिन उन 3 फार्म लॉज में जो लिखा था वो बेसिकली ऐसा कहने जैसा था कॉर्पोरेट्स को कि कहीं से कुछ खरीदो, कहीं बेचो, अपनी मंडी लगाओ, मजे ही मजे। सरकारी मंडी पर टैक्स होगा लेकिन प्राइवेट मंडी से टैक्स हटाओ। जिसे हम काला बाजारी कहते रहे उस तरीके की होर्डिंग करो, आर्टिफिशियल प्राइस राइज करवाओ, मजे ही मजे। ऑलमोस्ट हर चीज में बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज को एडवांटेज दिया गया किसानों के कंपैरिजन में। पिछले साल अगस्त में एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई रिपोर्टर्स कलेक्टिव में, जिसमें कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें पता चली इन फार्म लॉस के बारे में। पता चला कि शरद मराठे नाम के एक आदमी ने नीति आयोग के उस वक्त के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार को एक चिट्ठी लिखी थी। ये दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। इस चिट्ठी में लिखा गया था कि कैसे इंडिया में मार्केट ड्रिवन एग्रीकल्चर बिजनेस मॉडल लाने की जरूरत है। 16 अक्टूबर 2017 के निकाले गए नीति आयोग के इस ऑफिस मेमोरेंडम को देखिए। इसमें उसी शरद मराठे के कॉन्सेप्ट नोट की बात करी गई है। इसमें सजेस्ट किया गया कि नीति आयोग इसको लेकर एक टास्क फोर्स बिठाए, और गेस व्हाट, एक टास्क फोर्स बिठाई गई। कौन था उस टास्क फोर्स पर? शरद मराठे खुद। इसके अलावा बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस जैसे कि अडानी ग्रुप, पतंजलि, बिग बास्केट, महिंद्रा ग्रुप, ITC। लेकिन कोई भी फार्मर इस टास्क फोर्स में नहीं था। इनफैक्ट फार्मर तो छोड़ो, कोई फार्मर ऑर्गेनाइजेशन या इकोनॉमिस्ट तक इस टास्क फोर्स में नहीं था। अगली रिपोर्ट हमें बताती है कि कैसे अडानी ग्रुप की कंपनीज चाहती थी कि देश के एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को रिपील किया जाए, क्योंकि ये एक्ट एक्चुअली में कंपनीज को रोकता था होर्डिंग करने से। अडानी ग्रुप क्यों चाहता था इस एक्ट को हटाना? शायद इसका कनेक्शन एक पुराने इवेंट से है, 2015 का दाल स्कैम। In April this year, the price of arhar dal started spiking all of a sudden. The dal, which was available in the market for less than 70 rupees, started costing more than 200 rupees. 2015 में दोस्तों दाल का दाम 200 रुपए पर किलो पहुंच गया था। सरकार ने रेड मारी, 6077 रेड्स हुई। 70,000 टन से ज्यादा दाल को सीज किया गया, जिसे इलीगली होर्ड किया जा रहा था। कौन इसका फायदा उठा रहा था? बिजनेस टुडे की रिपोर्ट को देखिए। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने रेड मारी ग्लेनकोर, एक्सपोर्ट ट्रेडिंग ग्रुप और एडलवाइस ग्रुप के ऑफिसेस पर। एक इनकम टैक्स प्रोब करा तो पता चला कि ग्लेनकोर, एडलवाइस और ETG मेजर प्लेयर्स थे इस पल्स प्राइस रिगिंग केस में। और फाइनली अब इस EPW रिपोर्ट को देखिए। ग्लेनकोर का इन्वेस्टमेंट था ETG ग्रुप के ETC एग्रो प्रोसेसिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में, और अडानी ग्रुप का कनेक्शन था ग्लेनकोर के साथ एक जॉइंट वेंचर के जरिए केम ऑयल अडानी प्राइवेट लिमिटेड। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, जब दाल 200 रुपए पर किलो में बिक रही थी, आम आदमी को नुकसान सहना पड़ रहा था। किसानों को फायदा नहीं हो रहा था, बल्कि बीच की कुछ कॉर्पोरेट कंपनीज को फायदा हो रहा था। और सरकार को ऐसे केस में क्या करना चाहिए था? एंटी होर्डिंग लॉज को और स्ट्रिक्ट बनाया जाए या और रिलैक्स कर दिया जाए ताकि कंपनीज के लिए होर्डिंग करना और आसान हो जाए? ऑब्वियसली और स्ट्रिक्ट बनाना चाहिए था उन्हें, लेकिन सरकार लेकर आई ये 3 फार्म लॉज। कुछ लोगों ने फार्म लॉस को जस्टिफाई करने के लिए कहा कि देखो, स्वामीनाथन रिपोर्ट ने भी मेंशन किया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर को लिबरलाइज करने की जरूरत है, मार्केट रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। यह बात सच है। स्वामीनाथन रिपोर्ट को अगर आप देखोगे, 5th रिपोर्ट के पेज नंबर 31 पे लिखा हुआ है कि कैसे स्टेट APMCs के रोल को रिव्यू करने की जरूरत है। हमें एक सिंगल इंडियन मार्केट की तरफ बढ़ने की जरूरत है। फार्म लॉज लाते वक्त भी सरकार ने कहा था 1 नेशन 1 मार्केट, लेकिन प्रॉब्लम यहां डिटेल्स में आती है।
ऊपर ऊपर से जो मार्केटिंग की टर्म्स है, इन्हें तो किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ के यूज किया जा सकता है। The devil is in the details. लेकिन स्वामीनाथन रिपोर्ट ने जब MSP की बात करी थी, C2+50% फॉर्मूला की बात करी थी, फार्म लॉज में उन्हें कहीं नहीं लाया गया था। आज के दिन MSP की इंप्लीमेंटेशन का स्टेटस जानते हैं क्या है दोस्तों? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट की गई शांता कुमार कमेटी का एस्टिमेट है कि सिर्फ 6% फार्मर्स को देश में बेनिफिट मिलता है MSP का। कुछ और रिपोर्ट्स हैं जो कहती हैं कि ये 6% एक अंडर एस्टिमेट है, लेकिन हम शांता कुमार पर यहाँ यकीन करते हैं, जो कि खुद एक बीजेपी पॉलिटिशियन है और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के। साल 2020 में इन्होंने द प्रिंट को बताया था कि सिर्फ 6% एलीट फार्मर्स को बेनिफिट मिलता है MSP का, और वही लोग फार्म लॉस को अपोज कर रहे हैं। ये बात कहीं ना कहीं सही है। ज्यादातर फार्मर्स जो आज के दिन प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो हरियाणा, पंजाब के हैं और कुछ वेस्टर्न यूपी के हैं। ऐसा क्यों है? खुद ही सोचकर देखो दोस्तों। दो टाइप के किसान हैं यहाँ पर। एक वो किसान जिससे कुछ छीना जा रहा है, जिसे अभी MSP मिलती है लेकिन उससे MSP छीनी जा रही है, वो प्रोटेस्ट करेंगे, या दूसरी तरफ वो किसान जिन्हें कभी MSP मिली ही नहीं। बिहार का एग्जाम्पल लेकर देख लीजिए। 2006 में बिहार ने APMC एक्ट को अबॉलिश कर दिया था। बिहार के किसानों को इससे क्या मिला? ये रिपोर्ट हमें बताती है कि 2007-8 और 2016-17 के बीच में इन 10 सालों में एक भी ऐसा सीजन नहीं रहा जहां पर बिहार के किसानों को MSP के ऊपर का दाम मिला हो। 2018 की रिपोर्ट, बिहार में फार्मर्स को गेहूं बेचना पड़ा MSP से कम दाम पर। 2020 की स्टडी, पंजाब के किसानों को 30% ज्यादा क्रॉप प्राइस मिलता है बिहार के किसानों के कंपैरिजन में, सिर्फ MSP की वजह से। तो देश के बाकी जो किसान प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं उनकी हालत और भी ज्यादा बदतर है। होना तो यह चाहिए कि बाकी 94% किसानों को भी MSP के दायरे में लाया जाए, लेकिन सरकार ने क्या करने की कोशिश करी? जिन्हें MSP मिल रहा था उनसे भी MSP छीनने की कोशिश करी थी। इसलिए 3 साल पहले हमें भारी स्केल पर फार्मर्स प्रोटेस्ट देखने को मिले थे। 1 साल तक प्रोटेस्ट चले, करीब 600 से 700 लोग उन प्रोटेस्ट में मारे गए और उसके बाद उन फार्म लॉस को थैंकफुली वापस ले लिया गया। और अब जानते हैं क्या? जब प्रोटेस्ट दोबारा शुरू हुआ है तो उस ओरिजिनल डिमांड के लिए हुआ है जो नरेंद्र मोदी ने 2014 में करी थी, MSP की लीगल गारंटी, किसानों को उनका सही दाम मिलना। लेकिन MSP की डिमांड अगर नरेंद्र मोदी करे तो सही और किसान करे तो ये गलत हो जाती है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। 20 फरवरी के इस आर्टिकल को देखिए। सरकार ने 177 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स को बैन कर दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसानों के हक की बात कर रहे थे। जब इन अकाउंट्स को बैन किया गया तो ट्विटर ने एक पब्लिक रिप्लाई भी दिया था, हम सरकार के ऑर्डर को सुनकर अकाउंट्स बैन कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार कर रही है वो गलत है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ जाता है। किसान एकता मोर्चा का जो पेज था उस पर 5 लाख फॉलोअर्स थे। 2 साल से बैंड पड़ा है, वो पिछले फार्मर्स प्रोटेस्ट में बैन किया था। ट्विटर पर बहुत से जर्नलिस्ट और यूजर्स का यह कहना है जब जब उन्होंने फार्मर्स के फेवर में बात करी, सरकार ने उनके अकाउंट्स को बैन कर दिया। और जब मैं अपने वीडियो में कहता हूं कि देश डिक्टेटरशिप की ओर गिरता जा रहा है तो कुछ लोग कहते हैं ना भाई ना, देश अभी भी डेमोक्रेसी है। बताना कौन सी डेमोक्रेसी में आपने सुना है कि जो लोग किसानों के फेवर में बात करें सोशल मीडिया पर, उनके मास स्केल पर सोशल मीडिया अकाउंट्स बैन कर दो? मैंने तो ऐसा किसी डेमोक्रेसी में होते हुए नहीं देखा। लेकिन यहां मैं आपको एक सोल्यूशन भी बताना चाहूंगा। इन अकाउंट्स के बैन्स को बाईपास करने का ये किया जा सकता है एक VPN का इस्तेमाल करके। आप कोई भी VPN की ऐप डाउनलोड करो अपने फोन में और उससे आप अपनी लोकेशन स्पूफ कर पाओगे, क्योंकि सरकार सिर्फ इंडिया के अंदर अकाउंट्स को बैन कर सकती है, इंडिया के बाहर नहीं। VPN के जरिए आप अपनी फोन की लोकेशन बदल सकते हो। आप लोकेशन कहीं भी बाहर की सेट कर लो, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, कहीं की भी कर लो, और जो ब्लॉक्ड अकाउंट्स हैं वो आपको दिख पाएंगे इंडिया में रहते रहते। मेरी राय में वन ऑफ द बेस्ट VPN की एप्स है NordVPN। इनके 6000 से ज्यादा सर्वर्स हैं 67 अलग अलग देशों में। सबसे बढ़िया एडवांटेज है इसका कि किसी भी देश में आप जाओगे, वहां के देश की जो भी लोकल रिस्ट्रिक्शन होगी आप उसे बाईपास कर पाओगे। ऐसी हरकतें चाइनीज सरकार भी बहुत करती है और चाइना में तो फेसबुक, यूट्यूब जैसी एप्स बैंड हैं, उन्हें भी एक्सेस किया जा सकता है NordVPN का इस्तेमाल करके। इसके अलावा आपकी ऑनलाइन प्राइवेसी को भी प्रोटेक्ट करता है क्योंकि ये आपके IP एड्रेस को छुपा कर रखता है। और इनका लेटेस्ट फीचर है कि ये इंडिया में भी एक वर्चुअल सर्वर प्रोवाइड करते हैं, तो जो लोग इंडिया के बाहर रह रहे हैं वो भी अपनी लोकेशन को स्पूफ कर सकते हैं प्रिटेंड करके कि वो इंडिया में हो। क्योंकि NordVPN ने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है तो आप लोगों को एक बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलेगा, प्लस 4 एडिशनल महीने फ्री मिलेंगे अगर आप मेरे लिंक का इस्तेमाल करेंगे, nordvpn.com/dhruv। ये लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा और ये रिस्क फ्री है क्योंकि NordVPN की 30 डे मनी बैक गारंटी है।
तो nordvpn.com/ध्रुव जाकर आप ट्राई कर सकते हैं। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। अब आज के दिन नॉर्थ इंडिया में फार्मिंग की क्या इकोनॉमिक वायबिलिटी है, इसे हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मेरे परिवार में, रिश्तेदारों में अभी भी बहुत से लोग खेती करते हैं। तो ये जो एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा, ये मेरे चाचा द्वारा दी गई जानकारी से तैयार किया गया है। मैंने उनसे डिटेल में बात करके समझा कि एग्जैक्टली किस किस चीज का क्या क्या खर्चा आता है और उन्हें कितना मुनाफा मिल पाता है। ये पूरी एक्सेल फाइल कैलकुलेशंस के साथ आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये दिखाती है हरियाणा में आज के दिन मिलेट की खेती यानी बाजरे की खेती की क्या इकोनॉमिक वायबिलिटी है। ये दूसरा जो आप चार्ट देख रहे हैं, इसमें बेसिकली चीजें दो हिस्सों में डिवाइडेड है। लेफ्ट साइड में अगर आप खेती को बिजनेस की तरह करते हैं, यानी कि आप जमीन रेंट पर लेते हैं और लोगों को हायर करते हैं अपने खेत में काम करने के लिए, ऐसे केस में जो सबसे बड़ा खर्चा आपको आएगा वो है मैन पावर का 57%, ट्रैक्टर रेंट 7% और जमीन का किराया 31%। इस केस में प्रति एकड़ आपको लगभग 20,000 रुपए का नुकसान होगा। तो ये बिजनेस मॉडल फेल है। दूसरे केस में अगर आपकी जमीन है और आप खुद खेती कर रहे हैं तो सबसे बड़ा खर्चा आता है पानी का और बीज का, और ऐसे केस में लगभग 34,000 रुपए प्रति एकड़ का प्रॉफिट हो पाता है। ये 1 साल के टाइम पीरियड में देखा जा रहा है। लेकिन एक किसान को रिस्पेक्टिवली अगर पूरे परिवार का अपना खर्चा चलाना है तो 34,000 साल के लिए कुछ भी नहीं होता। यहाँ 2 लाख रुपए तो कम से कम मानने चाहिए हमें। इसलिए दूसरे केस में भी अगर ये बिजनेस मॉडल काम करना है तो इसके लिए किसान के पास कम से कम 3 एकड़ की जमीन होनी चाहिए। इसे देखकर आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि खेती करनी आज के दिन कितनी मुश्किल है। ये वाली जो कैलकुलेशन थी ये बाजरा के लिए थी, मिलेट्स के लिए। लेकिन यही प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है अगर हम धान की फसल को कंसीडर करें तो। इस केस में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 48,000 रुपीज पर ईयर का प्रॉफिट है पर एकड़ अगर खुद की जमीन है, और इसे अगर एज अ बिजनेस किया जाए जमीन लीज पर लेकर तो भी कुछ थोड़ा सा प्रॉफिट बनाना पॉसिबल है, करीब 3,000 रुपए पर एकड़ का पर ईयर प्रॉफिट। इससे 2 चीजें क्लियरली पता चलती हैं। पहला तो ये कि जिन किसानों के पास 3 एकड़ से कम जमीन है उनके लिए गुजारा चलाना बहुत मुश्किल है। यही कारण है कि बहुत सी स्टेट्स में किसान खेती छोड़कर मजदूरी करने लग गए हैं या बेरोजगार बन गए हैं। सिर्फ जिन किसानों के पास बड़ी जमीनें हैं वही ढंग से प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। दूसरा, इससे आपको पता चलता है एमएसपी की क्या अहमियत है। अगर बाजरे जैसे ग्रेन्स मार्केट प्राइस को देखकर प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे तो किसान बाजरे को उगाएंगे ही नहीं। सिर्फ उन्हीं ग्रेन्स को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी जहां से ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, और इससे इन्वायरमेंट पर नुकसान होगा, ज्यादा पानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा और हेल्थ पर भी नुकसान होगा, क्योंकि बाजरे जैसे अनाज एक्चुअली में हेल्थ के लिए ज्यादा बेटर होते हैं चावल और वीट से अगर कंपेयर किया जाए। यहां पर यह भी मेंशन करना जरूरी है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार एमएसपी इकलौता सेफ्टी नेट नहीं था किसानों के लिए। उस रिपोर्ट ने यह भी मेंशन किया था कि किसानों को एम्पावर करने के लिए हमें देश भर में 50,000 से ज्यादा फार्म स्कूल्स बनाने चाहिए, नए इनोवेशन के तरीके सिखाने चाहिए किसानों को, नॉलेज के थ्रू एम्पावरमेंट करनी चाहिए। स्वामीनाथन कमेटी की दूसरी रिपोर्ट में कहा गया था कि गांव-गांव में हमें फूड ग्रेन बैंक्स बनाने चाहिए नेचुरल कैलेमिटीज के लिए। आज जब हम जानते हैं कि कोविड-19 जैसा पैंडेमिक आया जिसकी वजह से कई लोग भूखे मरे, एमएस स्वामीनाथन बड़े विजनरी इंसान थे। वो जानते थे कि कोई भी ऐसी नेचुरल कैलेमिटी आ सकती है और उससे बचने के लिए फूड ग्रेन बैंक्स बहुत जरूरी हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ओडिशा के कल्चर को भी अप्रिशिएट किया था कि कैसे ओडिशा में एक कल्चरल चीज है ये गांव-गांव में सीड बैंक्स देखना। ये काम एक्चुअली में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का है कि वो रूरल गोडाउन्स, वेयर हाउसेज और कोल्ड स्टोरेज की स्थापना में मदद करे और फिर इस इंफ्रास्ट्रक्चर के यूज को सब्सिडाइज किया जाए हिल फार्मर्स के लिए। लेकिन ओहो, ऐसा हो गया तो प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त गौतम अडानी अपना धंधा कैसे चलाएंगे। मैंने आपको एक पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे 2021 में एक इंसिडेंट हुआ जहां पर गौतम अडानी की कंपनी ने किसानों को सिर्फ 12 रुपए पर किलो दिए एप्पल्स खरीदने के, जो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी कम दाम था। जो मैक्सिमम उनकी कंपनी ने पे किया वो 72 रुपए पर किलो था फॉर प्रीमियम 100% कलर एप्पल्स, और इन्हीं एप्पल्स को जाकर मार्केट में 250 रुपीज पर किलो में बेचा गया। एक किसान डिंपल पंचदा ने द वायर को बताया कि कैसे अडानी ने ए ग्रेड एप्पल साल 2011 में 65 रुपए पर किलो में खरीदे थे। 10 साल बाद सिर्फ 7 रुपए पर किलो और दिए गए उन एप्पल्स को खरीदने के। ऐसा क्यों? क्योंकि स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार जो सफिशिएंट कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज बनानी है किसानों के लिए वो बनाई ही नहीं गई हैं। अगर किसानों के पास सही जगह नहीं होगी स्टोरेज की तो या तो उन्हें अपनी फसल बेचनी पड़ेगी या फिर वो सारे एप्पल्स बर्बाद हो जाएंगे। देश भर में ढेर सारे किसानों को इसी तरीके से ब्लैकमेल किया जाता है। डिंपल पंचदा का तो यह भी कहना था कि उनके एनजीओ को पता चला कि कैसे अडानी को जमीन बहुत ही सस्ते दाम पर दी गई शिमला के डिस्ट्रिक्ट के कई जगहों पर 3 कोल्ड स्टोरेज सेंटर्स बनाने के लिए। अब किसानों की हालत समझ रहे हैं दोस्तों देश में। आज सरकार ने एमएस स्वामीनाथन जी को भारत रत्न का अवार्ड तो जरूर दे दिया है, लेकिन अगर कोई किसान बात कर ले स्वामीनाथन रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करने की तो उनकी आवाज दबाई जाती है, टीयर गैस के गोले फेंके जाते हैं।
और इस सब में मीडिया क्या करता है? मीडिया किसानों को बदनाम करने की कोशिश करता है। ये सारे टीवी न्यूज एंकर्स किसानों के खिलाफ ही प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। झूठी खबरें फैलाई जाती हैं कि कभी ये खालिस्तानी हो गए, कभी देशद्रोही हो गए, कभी कह दो कि इनकी डिमांड से पूरे देश की इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। इसकी बात आगे करता हूं, लेकिन खुद ही सोचकर देखो, जब किसान प्रोटेस्ट नहीं कर रहे होते तो मीडिया कितनी बारी बात करता है किसानों के बारे में। जब रोज किसान आत्महत्या करते हैं, जब मजबूर हो जाते हैं प्याज को 2 रुपए पर किलो बेचने में, कितनी डिबेट्स करी जाती हैं न्यूज चैनल्स में। यूट्यूबर रमित वर्मा ने 202 डिबेट्स को एनालाइज किया 4 हिंदी न्यूज चैनल्स की। आज तक न्यूज 18, जी न्यूज और इंडिया टीवी, इन 202 प्राइम टाइम डिबेट्स में से कितनी डिबेट्स किसानों के ऊपर करी गई, बेरोजगार यूथ के ऊपर करी गई? 0, बिल्कुल 0। एग्रीकल्चर एक्सपर्ट पी सायनाथ बताते हैं कि देश की 69% पॉपुलेशन अभी भी विलेजेस में रहती है, लेकिन रूरल इंडिया की खबरों को कितना शेयर मिलता है फ्रंट पेज पर अखबारों के? सिर्फ 0.67%। पिछले फार्मर्स प्रोटेस्ट के दौरान 5 महीने में करीब 5072 न्यूज स्टोरीज पब्लिश हुई। उनमें से सिर्फ 0.7% न्यूज स्टोरीज ऐसी थी जिन्होंने बढ़ती हुई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करी। केवल 27% ऐसी थी जिन्होंने एमएसपी की डिमांड का जिक्र भी किया। तो जब किसान मरते हैं, बुरी हालतों से गुजरते हैं, तब मीडिया बिल्कुल चुप रहता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी आवाज उठा ले कि हमें एमएसपी दे दो, कम से कम इतना मिनिमम प्राइस दे दो ताकि हम अपना गुजारा चला सकें, इन टीवी चैनलों का प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है। एक यूट्यूबर ने कहा कि अगर सरकार ने किसानों की सुनकर एमएसपी लागू कर दिया तो देश को 10 लाख करोड़ का खर्चा उठाना पड़ेगा। एक दूसरे ने कहा 18 लाख करोड़। ये लोग इतना झूठ बोलते हैं कि जिस न्यूज आर्टिकल का ये इस्तेमाल करते हैं झूठ बोलते वक्त, वो भी उसी सेकंड इनके झूठ को पकड़ लेता है। 10 लाख करोड़ इज मिस इन्फॉर्मेशन। पहली बात यह है कि अभी जो एमएसपी मिल रही है और जो नई एमएसपी होगी, उसमें जो फर्क है सिर्फ उसी अमाउंट को तो कंसीडर किया जाएगा ना कि वो एक्स्ट्रा खर्चा पड़ रहा है सरकार के लिए। एक CRISIL स्टडी के अनुसार, जिन्होंने एग्जामिन किया 23 में से 16 क्रॉप्स को जिन पर एमएसपी लगा है, एस्टिमेट है कि सरकार को जो असली कॉस्ट पड़ेगी एमएसपी लीगलाइज करने की, वो करीब 21,000 करोड़ रुपए ही होगी मार्केटिंग ईयर 2023 के लिए। दूसरी बात, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट देवेंद्र शर्मा बताते हैं कि सरकार हर चीज को नहीं खरीदती किसानों से। सरकार सिर्फ तभी एमएसपी पर खरीदती है जब प्राइसेस क्रैश कर जाते हैं। बाकी जो एमएसपी पे खरीदने का काम है वो प्राइवेट प्लेयर्स करेंगे। स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार एमएसपी को प्राइवेट कंपनीज पर भी लागू किया जाना चाहिए। तो अगर खर्चा यहां पर किसी को उठाना पड़ेगा तो वो मिडिलमैन कॉर्पोरेट कंपनीज हैं जो वैसे ही करोड़ों रुपए कमाने लग रही हैं। और उन्हें क्या दिक्कत होगी किसानों को एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे करने में, जब बाकी और इंडस्ट्री में सिमिलर कानून ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। जब कोई कंपनी किसी इंप्लॉय को हायर करती है तो मिनिमम वेज लॉ एप्लीकेबल होता है कि नहीं होता? तो उसी तरीके से जब कोई कंपनी किसी किसान से फसल खरीदे, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस का लॉ एप्लीकेबल हो सकता है। अब इस चीज को सुनकर कोई कहेगा यार ये तो फ्री मार्केट प्रिंसिपल्स के खिलाफ जाता है, सरकार इस तरीके से रेगुलेशन कैसे लगा सकती है, हमें तो बिल्कुल फ्री मार्केट रखना चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब अदानी किसान से 12 रुपए किलो में एप्पल खरीदता है तो क्या ये फ्री मार्केट है? जब नियम बदले जाते हैं और 6 एयरपोर्ट अडानी की प्लेट पर सजा कर दिए जाते हैं तो क्या ये फ्री मार्केट है? देश में जो व्हाइट रेवोल्यूशन आई थी वो फ्री मार्केट की वजह से नहीं आई थी, सरकार की प्रोटेक्शनिज्म की वजह से आई थी, मिल्क कोऑपरेटिव्स की वजह से आई थी। इसकी बात मैंने अमूल वाले वीडियो में करी है। लोग एक शब्द को सुन लेते हैं फ्री मार्केट और शुरू हो जाते हैं। ये भारी भरकम शब्द उछालने से पहले लोगों को समझना चाहिए कि एडम स्मिथ की क्या फिलॉसफी है। डेविड रिकार्डो, लेबर थ्योरी, कार्ल मार्क्स, जॉन मेनेट केन्स, इन सबको समझकर ही अपना ओपिनियन बनाना चाहिए फ्री मार्केट क्या चीज होती है, क्या नहीं होती। आपको ये सारी कॉम्प्लेक्सिटी समझने की जरूरत नहीं है, आप बस इस वीडियो को देख लो। ये जो है 25 रुपए का मुझे मिला है, 100 ग्राम मकई के दाने के मेरे किसान भाइयों को आखिर कितना पैसा मिला? अगर वो इतना सा मकई के दाना 25 रुपए में बेचते हैं फिर तो वो बहुत अमीर हो जाने चाहिए थे, पर नहीं, ऐसा नहीं है। जो सच्चाई है वो बहुत अलग है। एक बड़ी सिंपल सी बात कही है फेसबुक यूजर प्रियंका सिंह ने, जो कहती हैं कि वो किसान की बेटी हैं। इन्होंने स्वीट कॉर्न का एक पैकेट खरीदा 100 ग्राम का। इसका दाम कितना था? 25 रुपए, यानी कि 1 किलो स्वीट कॉर्न पड़ेगा आपको 250 रुपए का। अब इस 250 रुपए में से किसान को कितना मिलता है? हमने इस पूरे वीडियो में डिस्कस किया एमएसपी के बारे में। अगर एमएसपी लगाया गया तो किसान को मिलेगा 21 रुपए पर किलो। 250 रुपए में से सिर्फ 21 रुपए पर किलो की बात हो रही है यहाँ पर। एमएसपी लागू करने के बाद भी किसान को सिर्फ इतना ही मिलेगा।
यानी कि मिडिल मैन जो है वो फिर भी 230 रुपए खा जाएगा बीच के। क्या किसान को इतना सा मिनिमम प्राइस मिलना भी गलत है क्या? अब आप ही बताओ नीचे कमेंट्स में लिखकर। ये वीडियो पसंद आया तो अब ये वाला वीडियो भी देखना जिसमें मैंने समझाया कि सरकार और कौन सी इंडस्ट्रीज में कैसे कैसे कानूनों को उलट पुलट कर रही है सिर्फ अपने क्रॉनिक कैपिटलिस्ट दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए। आप भी शॉक हो जाएंगे देखकर। यहां क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।